इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 14। आज हम लोग की कौन सी क्लास 14? इसके पहले हम लोग 13 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एक बार पीछे की 13 क्लास देख लीजिए। 13 क्लास पीछे हो चुकी है, उनको आप देख लीजिए। संबंधित क्लास का PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट फ्री में चाहिए तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ भी आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है? जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, विच मेथड इज यूज फॉर सोल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम मतलब सोल्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनको जोड़ने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारे जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं आप सब जानते हैं। जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसें होती हैं मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आती हैं। तो उनमें जोड़ लगाने के लिए क्या करते हैं, हम क्लिंचर मेथड का यूज करते हैं। क्लिंचर मतलब क्या होता है, पहले जहाँ पे जोड़ लगाना होता है उसको हम जकड़ लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं। इसका राइट आंसर कैसे हो जाएगा? क्लिंचर लेद मेथड। देखो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, फिगर में दिखाया भी गया है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए किस विधि का मेथड उपयोग किया जाता है तो वहाँ पे दिखाया गया है। देखो ये दिया हुआ है। क्लिंच मतलब क्या होता है? क्लिंच का मतलब होता है पकड़ना या जकड़ना। पकड़ना या जकड़ना हिंदी में बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है? मतलब किया तो जाता है कई विधि, लेकिन जो दिखाया गया है क्वेश्चन में आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्या देना है? क्लिंचर लेथ मेथड दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्यों प्लंजर डिसोल्डिंग टूल को समय समय पर सफाई की आवश्यकता होती है? देखो यहाँ पे डिसोल्डिंग लिखा हुआ है, एक होता है सोल्डिंग, एक होता है डिसोल्डिंग। सोल्डिंग का मतलब होता है जोड़ना, सोल्डिंग का मतलब होता है जोड़ना, और डिसोल्डिंग का मतलब होता है सोल्डिंग। सोल्डिंग का मतलब होता है सोल्ड करना। डिसोल्डिंग का मतलब क्या होता है? अलग करना, अलग करना या उखाड़ना, अलग करना, अलग करना मतलब डिसोल्डिंग। डिसोल्डिंग कर रहे हो आप, अलग करो। जैसे कभी कभी गलती से कहीं पे जोड़ना कहीं पे हो, सोल्ड कहीं और करना होता हो जाता है कहीं और, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? हमें फिर से उन चीज़ों को उखाड़ना पड़ता है और दोबारा पे क्लीनिंग करके फिर से वहाँ पे लगाना पड़ता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। रियल में हमने गलती से लगा दिया कहीं और तो उसे सही करना होता है। तो क्यों प्लंजर डिसोल्डर टूल को समय समय पर सफाई नहीं करेंगे? जो हमारा डिसोल्डिंग टूल होता है प्लंजर वाला, प्लंजर डिसोल्डिंग टूल आप जानते हैं, अगर समय समय पर सफाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो चोक कर जाएगा, हो सकता है उसमें जाम लग जाए, मतलब कि वो वर्किंग ना करे प्रॉपरली, वैक्यूम ना क्रिएट कर पाए। हम डिसोल्डिंग मेथड का भी यूज करते हैं। कल हमने बताया था ना कि हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कहीं कहीं हीट करते हैं और उसके बाद जो हमारा प्लंजर रहता है तो वो वैक्यूम क्रिएट करता है, जो हमारे एक्स्ट्रा पार्टिकल होते हैं उनको अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। आपने कल बताया था, आपको हमने कल ही बताया था इस मेथड को पूरा यूज कैसे होता है। तो और क्या करता है इसमें जो है निर्वात क्रिएट होता है। क्या? वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने सक्शन बोलते हैं, ठीक। वैक्यूम क्रिएट होता है, क्या करता है? जो हमारे पार्टिकल होते हैं हीट होने के बाद उनको जो है इधर उधर फैलने नहीं देता और अपनी तरफ जो है खींच लेता है। क्यों? प्लंजर दिया है ना डिसोल्डिंग टूल को। अब इसे सफाई नहीं करोगे तो क्या हो जाए? कभी कभी इसमें जो पार्टिकल आपने खींचे, जो सफाई की है वहाँ पे सर्किट किया आपने, तो कभी कभी क्या यहाँ पर जो है भर जाते हैं तो ये जाम हो जाता है। इसको साफ सफाई अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है प्रॉपरली वैक्यूम ना बना पाए। अगली बार जब भी क्लीनिंग जाए तो वहाँ पे प्रॉपर मतलब पूरी तरीके से वैक्यूम ना बना पाए, दिक्कत होगी ना। फिर अगर वैक्यूम नहीं बना पाएगा तो फिर अगली बार जितने पार्टिकल आपको वहाँ से सक्शन करता है, हो सकता है कि वो वापस खींच ना पाए उन्हें। तो इसलिए इसकी समय समय पर क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जाम हो सकता है, अवरुद्ध हो सकता है, मतलब इसमें अवरोध आ सकता है, जाम हो सकता है, जाम हो सकता है, अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए हम इसी समय समय पर सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो कहीं दिया हुआ होगा सोल्डिंग करने में मदद करने के लिए, सोल्डिंग को पिघलाने के लिए, नोजल क्लॉगिंग को रोकने के लिए। ये देखो क्लॉगिंग का मतलब होता है अवरुद्ध, हिंदी में क्लॉगिंग का मतलब होता है अवरुद्ध। क्लॉगिंग का मतलब होता है अवरुद्ध, मतलब कि रुक जाना, रुकावट आना उसमें, अवरुद्ध का होना। अवरुद्ध का मतलब होता है रोकना। इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? टू प्रिवेंट क्लॉगिंग ऑफ नोजल। नोजल की क्लॉगिंग को रोकने के लिए हमें समय समय पर क्लीनिंग करना बहुत आवश्यक होता है। अगले क्लास दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर दिया गया है कौन सा ट्रांसफार्मर है? यह ट्रांसफार्मर है आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ पावर रेटिंग इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है? देखो वाट दिया है, वोल्टेज दिया है,
और वोल्ट एम्पियर दिया है, हार्स पावर दिया है। हार्स पावर किसके लिए होते हैं आप सब जानते हैं, हम जितनी मोटर वगैरह होती हैं हमारी हार्स पावर में रेटिंग होती है, और हार्स पावर को हम वाट में फिर से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वोल्ट एम्पियर देखो ट्रांसफार्मर में एक्टिव रिएक्टिव दोनों पावर होती है, इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा हम किस में करते हैं, वोल्ट एम्पियर में करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, VA। और वाट से क्या मेजर करते हैं हम, पावर मेजर करते हैं। इससे क्या मेजर करते हैं, पावर। पहली चीज तो ये जान ली, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, VI। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज आप किस में मेजर करते हैं, वोल्टेज जो आपका सर्किट का वोल्टेज होता है वो मेजर करते हैं। वोल्टेज का ये किसका मतलब, जो वोल्टेज दिया है किसका मात्रक, ये वोल्ट का मात्रक होता है ना, EMF का मात्रक होता है। EMF जो होता है आप वोल्ट में मेजर करते हो। उसके बाद जो पावर होती है वाट मेजर करते हो। जो HP है ये मोटरों के लिए होती है, और इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो वाट में, एक दूसरे को कन्वर्जन भी कर सकते हैं, उसके सबके फार्मूले होते हैं। फिलहाल पूछा है हाउ पावर रेटिंग इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है, तो ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग हमेशा वोल्ट एम्पियर में निर्दिष्ट की जाती है। अगर बड़े ट्रांसफार्मर है तो फिर इसी को हम KVA में बोल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा घटक करंट में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, करंट में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। आपको घटक दिए गए हैं, डायोड, रजिस्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटर। डायोड को जानते हो आप, रेक्टिफायर वगैरह में यूज करते हैं, आप सर्किट चेंज करते हो ना, वो सब क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करते हो डायोड लगा करके। रजिस्टर क्या करता है, डायोड का आप जान गए, ये क्या करता है, धारा परिवर्तन का काम करता है। ठीक, और उसके बाद रजिस्टर का क्या काम, रजिस्टर का काम क्या है, धारा का विरोध करता है, धारा का विरोध करता है। धारा का विरोध करता है। इंडक्टर क्या करता है, अभी ये करता है, क्या करता है, धारा में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज में, वोल्टेज में परिवर्तन, परिवर्तन का विरोध। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा यहाँ से, राइट आंसर क्या, धारा में परिवर्तन का विरोध कौन करेगा, आप देख रहे हो कौन करेगा, इंडक्टर। अच्छा, इंडक्टर क्यों विरोध करता है हम बता रहे हैं। जिस प्रकार रेजिस्टेंस जो है धारा का विरोध करता है, इंडक्टर और कैपेसिटर, हमने आपको एक दिन बताया था कि हमारे रजिस्टर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, करना है मैंने चारों का बता दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे देखना चाहें आप देख लीजिए। उसके बाद मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। महत्वपूर्ण चीज़ ये है, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आपका इंडक्टर होता है और इंडक्टेंस होता है, इंडक्टर इंडक्टेंस और आपका रजिस्टर रजिस्टेंस, कैपेसिटर कैपेसिटेंस, तीनों का मैं बता देता हूँ अंतर। कभी कभी पूछ देता है आप लोगों से, इंडक्टर और इंडक्टेंस में अंतर बताइए, रजिस्टर और रजिस्टेंस में अंतर बताइए, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में अंतर बताइए। तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये तीनों क्या होते हैं, आपके मटेरियल होते हैं। तीनों क्या होते हैं, मटेरियल। और रजिस्टेंस, रजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, ये क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे बात किया गया है रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर एक मटेरियल है और इसमें वह गुण जो धारा का विरोध करता है, क्या है, धारा का विरोध करता है, धारा का विरोध करता है, धारा का विरोध करता है, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अपोज करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है, अपोजेस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका विरोध करता है। इंडक्टर, इंडक्टर क्या करता है, ये धारा का विरोध किया है, धारा में परिवर्तन का विरोध किया है। घटक करंट में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। देखो जैसे कि आपका ये एक लोहे का टुकड़ा है या लोहे का राड है, आज हम बता देते हैं आपको, तो आप जान गए रजिस्टर रेजिस्टेंस का। रजिस्टर एक मटेरियल है और उसमें जो रेजिस्टेंस है उसकी प्रॉपर्टी किसका है, जो धारा का विरोध करता है वो उसकी प्रॉपर्टी है। जो ये दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कोई ये इंडक्टर है, ये आपका इंडक्टर है, जो कोई आपकी लोहे का टुकड़ा है या आयरन पीस है, राड है, अ सर्टेन लेंथ ऑफ वायर रैप्ड ऑन द कंडक्टर, ये आपका कोई चालक है या लोहे का टुकड़ा है, राड है, कुछ भी मान लीजिए, अ सर्टेन लेंथ ऑफ वायर रैप्ड ऑन द कंडक्टर, इसमें लपेट दिया जाए, निश्चित लंबाई का वायर ले लीजिए, इसमें लपेट दीजिए, सर्टेन लेंथ ऑफ वायर रैप्ड ऑन द कंडक्टर कॉल्ड इंडक्टर। जैसे ही आपने जो है राड लिया और इसमें जो है लपेटा, आपने वायर को लपेटा, अ सर्टेन निश्चित लंबाई निश्चित दूरी का वायर लिया, अ सर्टेन निश्चित दूरी का लिया, सर्टेन लेंथ ऑफ वायर रैप्ड ऑन द कंडक्टर,
कॉल्ड इंडक्टर, जैसे ही इसमें लपेटा ही हमारा इंडक्टर बन गया। एंड अपोजिट द प्रॉपर्टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, एंड अपोजिट द प्रॉपर्टी ऑफ रेट ऑफ चेंज कॉल्ड इंडक्टेंस, और उसमें वह गुण जो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है इंडक्टेंस कहलाता है। मतलब हमारा इंडक्टर बन गया, जैसे ही हमने ये रॉड लिया, इसमें वायर लपेटे, जैसे ही हमने इस वायर लपेटे तो क्या हुआ, हमारा इंडक्टर बन गया, लेकिन इसमें वह गुण जो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है क्या होगा, वो इंडक्टेंस कहलाएगा, वही हमारा इंडक्टेंस कहलाएगा। इस क्वेश्चन में वही पूछा हुआ। कैपेसिटर क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है। ये क्या करता है, वोल्टेज में परिवर्तन की दर का विरोध करता है। ये क्या करता है, करंट में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। कौन सा, इंडक्टेंस। इनका राइट आंसर कौन सा है फिलहाल, इंडक्टर। अगला क्वेश्चन, तो आज तीनों जान गए आप, रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। रजिस्टर क्या होता है, धारा का विरोध करता है। इंडक्टर क्या होता है, धारा में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। कैपेसिटर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इंडक्टेंस कर लीजिए, प्रेरकत्व तो बोलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की इकाई क्या है, इंडक्टेंस की इकाई क्या है, देखिए कैपेसिटर की क्या होती है, फैराड होती है। ये किसकी होती है, सबकी देख लीजिए, ये देखिए। तो यहाँ पे इंडक्टेंस की क्या हो जाएगी, इंडक्टेंस की हो जाएगी हेनरी। कैपेसिटर की बात करें तो इसकी क्या होती है, राइट आंसर तो हेनरी है, आप जानते ही हैं। और इसकी फैराड किसकी होती है, कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस की। और वाट किसकी होती है, पावर की। तो आप सब जान गए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, हेनरी। हेनरी राइट आंसर हो जाएगा। किसका पूछा है, इंडक्टेंस की यूनिट क्या है, तो उसकी होती है हेनरी। हेनरी आप लोग याद रखिएगा, हेनरी राइट आंसर है, हेनरी। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा मूल्य एक पिको फैरड के बराबर है। विच वैल्यू इज इक्वल टू 1 पिको फैरड, विच वैल्यू इज इक्वल टू 1 पिको फैरड। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है तो इनको आप देख लीजिए गौर से, ये जो है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, फैरड, फैरड ये 10 की पावर में है, 10 की पावर में है सब, 10 की पावर 12, 10 की पावर 12, 10 की पावर -6 और ये 10 की पावर -12। तो 10 की पावर -12 होता है किसका, पिको फैरड। माइक्रो फैरड की बात की हो तो 10 की पावर -6 पे ध्यान देते। यहाँ पे पूछा है कौन सा मूल्य एक पिको फैरड के बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 10 की पावर -12। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा कारक इंडक्टेंस निर्धारित करता है। विच फैक्टर डिटरमाइन द इंडक्टेंस वैल्यू, मटेरियल ऑफ द कॉइल, डायामीटर ऑफ द कॉइल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, कॉइल के माध्यम से करंट का प्रवाह, मटेरियल ऑफ द कॉइल की सामग्री, डायामीटर ऑफ कॉइल। तो देखिए अगर बात की जाए इसकी, कौन सा कारक इंडक्टेंस को निर्धारित करता है, विच फैक्टर डिटरमाइन, तो जो आपका इंडक्टेंस है, जो आपका इंडक्टेंस है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम बताते हैं डायामीटर के, किसके, एरिया के, समझ लीजिए यार। अगर आपका एरिया है, अगर आपका एरिया बढ़ेगा, जैसे आपकी ये कॉइल है, जैसे आपकी ये कॉइल है, आपकी एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, थोड़ी सी मोटी है, तो इसमें का इंडक्टेंस जो है ज़्यादा होगा, इसमें का इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ये थोड़ी सी पतली वायर है, पतला वायर का इंडक्टेंस आप बना रहे हैं, तो इसका इसमें जो इंडक्टेंस मिलेगा और जो इसमें इंडक्टेंस मिलेगा, तो आप समझ रहे होंगे किसमें इंडक्टेंस मिलेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया के समानुपाती होता है, तो इसमें मोर इंडक्टेंस होगा, इस वाली में मोर इंडक्टेंस होगा, इसमें लेस होगा। एक कंडीशन ऐसे ही बना देगा कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे तो इसमें किसमें कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा इंडक्टेंस इसमें मोर होगा, इसमें इंडक्टेंस मोर होगा, इसमें लेस होगा। तो एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि एरिया के समानुपाती होता है, किसके, तो एरिया का मतलब यहाँ पे डायामीटर से है, डायामीटर बढ़ रहा है उसके कंडक्टर का या उसके साइज का, उसके कॉइल का या जो भी समझिए, या इंडक्टर का। तो देखिए कॉइल का शेप यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे कॉइल का शेप कम है, तो यहाँ पे जो कम एरिया पे इंडक्टेंस मिलेगा आपको, यहाँ पे ज़्यादा एरिया पे इंडक्टेंस मिलेगा। तो कौन सा कारक इंडक्टेंस को निर्धारित करता है, डायामीटर ऑफ द कॉइल, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायामीटर ऑफ द कॉइल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिस्टर के प्रकार का नाम क्या है। जो रजिस्टर दिखाया गया है ये किस प्रकार का रजिस्टर है, तो आपका रजिस्टर देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये आपके कौन से हैं, ये आपके कनेक्शन है, जो दिया हुआ रजिस्टर में ये आपके कनेक्शन है। कनेक्शन को हिंदी में संयोजन बोलते हैं, कनेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजन। इधर कनेक्शन दिए हुए हैं,
संयोजन, और बीच में आपका ये होता है स्लाइडर, बीच में ये होता है आपका स्लाइडर। ये आपका वाइपर है, ये आपका वाइपर है, ये आपका कार्बन ट्रैक है, कार्बन ट्रैक, ये आपका कार्बन ट्रैक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कार्बन टाइप वेरिएबल। इसका राइट आंसर फिलहाल कौन सा जो दिखाई कि रजिस्टर का नाम प्रकार क्या है? तो यहाँ पे क्या है हमने बताया इसके नाम के, देखिए कार्बन ट्रैक बताया ना, कार्बन के प्रकार का नाम क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप रजिस्टर, रजिस्टर के प्रकार का नाम क्या है? कौन सा रजिस्टर है? कार्बन टाइप वेरिएबल रजिस्टर है, कार्बन। और इसके जो दिए हैं XYZ टर्मिनल, ये कौन से होते हैं? संयोजन टर्मिनल होते हैं। जो बीच में दिया है स्लाइडर होता है। क्या है? कार्बन टाइप वेरिएबल रजिस्टर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 100 ओम रजिस्टर, रजिस्टर 100 ओम रजिस्टर के लिए कलर कोड पूछा हुआ है। तो देखो कलर कोड निकालने के लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था, आप लोग जो है इसके पहले डिजिट याद कर ली। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर देते हैं समझाने के लिए आपको। इधर जो पहला डिजिट होता है भाई, आपके 4 बैंड रजिस्टर भी हो सकते हैं, तो 4 बैंड रजिस्टर जैसे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 डिजिट दिया हुआ है। तो इसका मतलब रजिस्टर आपका कैसा है, देखो पहले रजिस्टर आपका कैसा है इसका बताने से पहले हम आपको दिखा दे, ट्रिक बता देते हैं। एक इसकी ट्रिक होती है याद करने के लिए, आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग को लाइफ टाइम काम आएगी, वैसे सबको आती होगी। बी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, व्हाइट। ठीक है, ये हमने जो लिखा हुआ है ये आपका कलर के हिसाब से लिख लिया है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, उसके बाद ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रे, व्हाइट, ये कलर है उसके। अब इसका जो डिजिट है तो यहाँ से काउंट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके बाद क्या डिजिट हम निकालते हैं? मल्टीप्लायर भी याद रखना है। मल्टीप्लायर किसका कितना होता है? ऐसे मल्टीप्लायर सबके होते हैं कब तक? 10 की पावर 2 यहाँ तक होंगे, कितने तक? 10 की पावर 9 तक मल्टीप्लायर होते हैं सबके। जिस प्रकार इनकी डिजिट है उसी प्रकार इनके मल्टीप्लायर होते हैं। अगर इसके बाद करें टॉलरेंस निकालते हैं तो कार्बन के लिए कितनी होती है आप लोग याद रखें, उसके लिए कार्बन बोल रहे हैं। सिल्वर के लिए कितनी होती है टॉलरेंस? सिल्वर के लिए होती है आपकी ±10%। गोल्ड के लिए कितनी होती है? गोल्ड के लिए होती है ±5%। यदि कोई कलर नहीं दिया है, नो कलर तब आपकी क्या होती है? ±20% टॉलरेंस होती है। अगर इनकी बात करें, इनमें सबकी टॉलरेंस होती है, हर एक बैंड की अपनी टॉलरेंस होती है। यहाँ पे 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। बात करो इन्वर्स टॉलरेंस, इनमें भी होती है ±1% टॉलरेंस, इसकी होती है ±2%, इसकी होती है ±3%। बाकी इतने में ही आपका काम चल जाएगा। इतनी चीज़ याद रखना। ये कौन कौन से कलर कोड है हमने कलर बता दिए, नाम बता दिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ये कलर आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, उसके बाद ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट, ये कलर हैं आपके। इधर चाहे लिख दिया, थोड़ा जगह कम है नहीं लिख रहे हैं। अब देखो ये आपको पता हो गया। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ 100 ओम का रजिस्टर, जो पहले की 2 डिजिट है क्या बताएंगी? पहले की जो दो पॉइंट है, पहले का 2 है ये बताएंगे डिजिट। तीसरा क्या बताएगा? मल्टीप्लायर। तो ये क्या बताएंगे? डिजिट। ये आपको बताएंगे डिजिट, और ये बताएगा मल्टीप्लायर, ये बताएगा मल्टीप्लायर। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लायर 10 की पावर 0 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लायर 10 की पावर 0 में कौन सा कलर दिया हुआ है आपको? कलर दिया है ब्लैक, कलर दिया है ब्लैक। उसके बाद 1 है, 1 के और 1 और 0, तो 1 का क्या होता है आप जानते हैं? 1 के बाद ब्लैक के बाद क्या होता है? ब्राउन। इधर लिख लीजिए ब्राउन। उसके बाद 0 है, तो 0 कौन सा कलर होता है? हमने बताया था अभी आपको, ब्लैक। कौन सा हो जाएगा? ब्लैक। फिर से तो ब्राउन, ब्लैक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्राउन, ब्लैक और उसके बाद फिर क्या है? ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, ब्राउन, ब्लैक और, ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया था। जैसे अब देखो 2 कलर आपने निकाल लिए, इसका दिया, तीसरा दिया, 0 दिया है। तो 0 क्या होता है? 10 की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना, आपने देखा होगा। तो यहाँ 1 किसके लिए होता है? आपने दिया ब्राउन के लिए होता है। 1 किसके लिए होता है? ब्राउन के लिए होता है।
1 किसके लिए होता है, ब्राउन के लिए। तो आप एक चीज़ जान गए, जैसे अगर मान लीजिए और पूछ ले टॉलरेंस आपको, तो यहाँ पे होती है इसकी ±4%। उसके बाद यहाँ पे ऐसे मतलब आपको जितनी भी टॉलरेंस है टेबल हम लेके आएंगे, आपको टेबल दिखा देंगे। तो फिलहाल आप जानिए कि आपके जो दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड व्हाइट। ये आपकी एक ट्रिक है, हमने बता दी याद करने के लिए। ट्रिक कैसी, मैं ट्रिक का कलर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ब्लैक, ब्लैक के बाद अगला कलर कौन सा है, ब्राउन। ब्लैक के बाद ब्राउन है, फिर आपका कौन सा कलर है, ये रेड कलर है, फिर आपका ये ऑरेंज कलर है, ये आपका ऑरेंज कलर है, ये आपका येलो कलर है, ये आपका येलो कलर है, ये आपका ग्रीन कलर का सिंबल है, ये आपका ब्लू कलर का सिंबल है, ये किसका है, वायलेट, वायलेट कलर का सिंबल है, ये आपका ग्रे कलर के लिए है, ग्रे कलर के लिए, ये आपका व्हाइट कलर के लिए है, ये आपका व्हाइट कलर के लिए है। ये हमने आपको बताई। और आपके कोई भी बैंड 3 बैंड का रजिस्टर हो सकता है, 4 बैंड का रजिस्टर हो सकता है, 5 बैंड का हो सकता है, सबके लिए। जैसे मान लीजिए 4 बैंड का होगा तो जो और इधर टॉलरेंस के लिए 5 बैंड का दिया होगा, तो आपके जो 3 बैंड होंगे क्या दिखाएंगे, डिजिट दिखाएंगे, चौथा आपका मल्टीप्लायर दिखाएगा, 5वां होगा वो टॉलरेंस के लिए होगा। उसमें खुद पूछा रहता है इतने किलो ओम के लिए कलर कोड क्या होगा। तो आप जो पट्टी होती है, जो आपके जो रजिस्टर होती है, रजिस्टर में पट्टी होती है, उससे आप या तो पहचान सकते हैं। पूछ लेगा कि जो आपको बताइए ये कितने ओम का किस कलर, इसका कलर कोड क्या होगा, रजिस्टर दे देगा, उसमें कलर दे देगा, पूछेगा कि इसका कलर कोड बताइए, तो आप बताएंगे। उसकी जो कलर जो है रजिस्टर में जो कलर होते हैं उनको देख करके आपको निकालना होता है। कभी कभी वैल्यू दे देता है 100 ओम के रजिस्टर के लिए कलर कोड बताइए, मतलब वो अलग अलग फॉर्म में पूछ सकता है। कभी कभी पूछ लेगा कि 100 ओम का रजिस्टर है और इसमें जो है टॉलरेंस के रूप में गोल्ड है, तो इसका प्लस माइनस कितना निकाल के बताइए। तो 100 ± 5 आपका होगा। टॉलरेंस जानते हैं किसकी, गोल्ड की आप जानते हैं किसकी, ±5। सिल्वर कितनी जानते हैं, ±10। नो कलर की ±20%। बाकी जो जनरली पूछता है हमने वही बता दी, ±1% किसकी होती है, ब्लैक ब्राउन रेड। हमने सब आपको पूरी टोटल हमने जो है टेबल बनवा दी है। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। और इसका राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, ब्राउन ब्लैक और ब्राउन, ब्राउन ब्लैक और ब्राउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज से कोई पूछेगा कि 100 ओम रजिस्टर के लिए कलर कोड बताइए, तो क्या बताएंगे आप, ब्लैक, क्या दिया है, ब्राउन दिया है, क्या दिया है, ब्राउन, 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 उसके बाद ब्लैक, फिर ब्राउन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्राउन ब्लैक और ब्राउन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 100 ओम, 200 ओम, 220 ओम कुछ रजिस्टर की वैल्यू अपने आप याद रख सकते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन सीधे 100 ओम या 50 ओम, 200 ओम का पूछ लेगा, तो आप सीधे उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। इस टेबल को आप लोग एक बार देख लीजिए, हमने टेबल आपको बता दी है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड व्हाइट, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड व्हाइट, इस चीज़ को याद कर लेंगे। ये आपके मल्टीप्लायर, ये डिजिट शो करते हैं। ये आपका टॉलरेंस वाला बैंड है, कौन सा है, टॉलरेंस वाला बैंड, टॉलरेंस वाला बैंड कौन सा बैंड है, इधर वाला टॉलरेंस, TOLERANCE, टॉलरेंस वाला बैंड है ये टॉलरेंस बताता है। सिल्वर के लिए 10% प्लस माइनस, गोल्ड के लिए ±5%, नो कलर के लिए ±20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन ब्लैक ब्राउन। ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। शानदार। आप उम्मीद है कि आप सब लोग को समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़े होंगे। अगर आपको इस क्लास से कुछ जानकारी मिल रही तो उन सब बच्चों को भी बताएं जो इस सुविधा से वंचित है, ताकि उन सब का भी लाभ हो सके।